वक्त इलेक्शन के सबसे बड़े शो अब की बार किसकी सरकार का, लेकिन आज बात सिर्फ यूपी, उत्तराखंड और पंजाब की नहीं बल्कि 2022 की जंग से पहले जनता के सबसे बड़े मैसेज की है। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग पिछले 4 घंटे से जारी है और इस चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश और असम में अपनी किले को बचाती नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां वो मंडी सीट पर पीछे है तो 3 में से 2 विधानसभा सीटों में भी पीछे चल रही है। उपचुनाव में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है, राजस्थान से भी जहां दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है और बंगाल में तो ममता बनर्जी एक बार फिर से पूरी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है चारों विधानसभा की सीटों पर और बंगाल की चारों सीटों पर इस वक्त टीएमसी को निर्णायक बढ़त मिली हुई है। इस उपचुनाव के 10 बड़े मैसेज क्या हैं, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। बिहार में लालू ने नीतीश को बड़ा झटका दिया है। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू को निर्णायक बढ़त है, लेकिन तारापुर में आरजेडी आगे है। रुझानों से साफ है कि लालू ने नीतीश को बड़ा झटका दिया है। नीतीश की 1 सीट और कम हो गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता बरकरार है। खंडवा लोकसभा सीट समेत तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब है। मंडी लोकसभा सीट समेत 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। जाहिर है जयराम ठाकुर पर सवाल उठेंगे। राजस्थान में गहलोत ने अपना किला बचा लिया और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है और असम में बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं है और हरियाणा में आईएनएलडी के अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस पस्त है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में बराबरी का मुकाबला है। तो मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, सबसे पहले आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर 2 पर बीजेपी आगे चल रही है और एक एमपी की रैगांव सीट से कांग्रेस की कल्पना वर्मा आगे 1 सीट पर और जोबट सीट पर बीजेपी की सुलोचना रावत आगे चल रही हैं और उसी तरह से पृथ्वीपुर से बीजेपी के शिशुपाल सिंह यादव आगे हैं। अब खंडवा में क्या है, खंडवा में बीजेपी आगे चल रही है। यहां पर भी लोकसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। अब बिहार का रुख करते हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बिहार में आरजेडी और जेडीयू 1-1 सीट पर आगे चल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, दोनों सीटें जेडीयू के पास थी। तारापुर में आरजेडी के अरुण कुमार आगे चल रहे हैं, ये जेडीयू की सीट थी और देखिए आरजेडी के पास जो बढ़त है वो 2500 से ज्यादा मार्जिन है वोट की। और कुरुक्षेत्र स्थान में जेडीयू के अमन आगे चल रहे हैं, इनको 8907 वोट से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर जेडीयू की सीट थी, जेडीयू के पास रहेगी। फिलहाल ये रुझान बता रहे हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। दोनों सीटों पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिल रही है। इसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास और 1 बीजेपी के पास थी। बल्लभनगर में कांग्रेस को जो बढ़त मिली है वो 6000 से ज्यादा वोटों की मिल रही है और धरियाबाद में कांग्रेस के जो नागराज मीणा है वो 12000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उनकी 1 सीट यहां पर कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो मुख्यमंत्री है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, गहलोत के लिए, क्योंकि जो दूसरा खेमा है वो उन पर जो हावी होने की कोशिश कर रहा था उसको वो बचाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि 4 सीटों पर जो क्लीन स्वीप टीएमसी ने किया है उसका जश्न मनाया जा रहा है। बंगाल में दिनहाटा सीट हो, इसके अलावा गौसवा सीट हो, शांतिपुर हो या फिर खोर्दा हो। तो बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं बंगाल में टीएमसी के। तो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे साथ नीतीश चंद्र है, जयपुर से मनीष भट्टाचार्य है और भोपाल से हमारे साथ अनुराग अमिताभ है। अनुराग, आपके पास आते हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपने आप को उन्होंने पेश किया और जिस तरह से उन पर सवाल उठे, जब लगातार बात हो रही थी कि क्या मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदला जाएगा, उसके बाद अचानक देखने को मिला कि वो दौरे करने लगे, सभाएं करने लगे। क्या उसी का इंपैक्ट है जो आज नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जो छवि जो बनाई है वो आम जनता के बीच मामा की है। वही उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान हम देखें तो वही करने की कोशिश की है। 4 जगह चुनाव थे, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, जिसमें से 2 बीजेपी के पास सीटें थी और 1 लोकसभा, 1 विधानसभा और 2 कांग्रेस के पास थी। इन चारों विधानसभा सीटों पर मैं आपको बताऊं तकरीबन हर विधानसभा के 10 से 12 जगह शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ सुबह से शाम तक सभाएं की और जो है हजारों, मतलब कहें अगर सैकड़ों करोड़ की जो योजनाओं की घोषणा भी कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा मैसेज देने की कोशिश की थी कि जिस शिवराज सिंह चौहान को आम जनता मामा के तौर पर पहचानती है वो इन्हीं विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में फिर से उसी भूमिका के साथ है। कहीं ना कहीं एक उनको मैसेज देने की जो उनकी कोशिश रही है केंद्रीय नेतृत्व को, संगठन को, कि शिवराज सिंह चौहान अब भी सर्वमान्य
नेता हैं पूरे प्रदेश में। इसके अलावा उनके इतर जो नेता है बीजेपी के, वो उतने कद्दावर नहीं है। क्षेत्रीय दलों, क्षेत्रीय स्थानों पर जरूर उनकी भूमिकाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्होंने जो मेहनत की, आपका कहना है कि जो छोटे छोटे जनसभाएं की, लोगों के साथ कनेक्ट किया, उसी का नतीजा है कि आज वहां पर ना सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं बिहार का, क्योंकि वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुकाबला है। एक पर आगे आरजेडी, एक पर है आगे जेडीयू। लेकिन नीतीश, एक पर आगे आरजेडी और एक पर आगे जेडीयू, ये कहीं नीतीश के लिए कहीं कहीं एक पॉइंट पीछे तो नहीं हो जाएगा? उनकी जो लोकप्रियता है क्या कम हो रही है क्या? देखिए, बिल्कुल इसका विश्लेषण जरूर होगा चुनाव नतीजे के बाद, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की बढ़त निर्णायक है। और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो ट्वीट करके क्रेडिट लेना भी शुरू कर दिया है और अग्रिम बधाई भी दे दी है। लेकिन जो तारापुर की सीट है, वहाँ पर आरजेडी बढ़त बना रखी है। और यदि ये नतीजे रहते हैं जो अभी शुरुआती रुझान में दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर सवाल उठेंगे। और ख़ासतौर से एनडीए में आप पहले से जानते हैं कि जेडीयू की जो सीटें हैं काफ़ी कम है बीजेपी के मुकाबले में। तो ऐसे में पहले ही से एक तरह से कहें कि बीजेपी का दबाव है, ये दबाव और बढ़ेगा नीतीश कुमार पर, क्योंकि जो उनके आंकड़े हैं, जिस तरह से एक सीट का भी यदि नुकसान होता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर जो है सवाल उठेंगे। और दूसरी तरफ जो विपक्ष का जो आंकड़ा, जादुई आंकड़े से वो जितना कम होगा, ऐसे में नीतीश कुमार की परेशानी जो है, उनकी चिंता और बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए, जैसे जैसे ये आंकड़े कम होंगे, वैसी स्थिति में मांझी और सहनी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो और बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में मांझी और सहनी, जो समय समय पर अपने बयानों से परेशान करते भी रहते हैं कभी कभी, वो अब और मजबूत होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि उनके इशारे पर ही अब सरकार चलेगी, वो जिधर जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर वहां पर आंकड़ा कम होता है जो जेडीयू का, अगर एक सीट भी कम हो जाती है, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? विरोधी तो करेंगे, लेकिन जो आपके साथ जो लोग हैं वो भी आपके साथ बार्गेनिंग करने लगेंगे, जैसा कि जिक्र अभी नीतीश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि मनीष, राजस्थान में अशोक गहलोत को बार्गेनिंग नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की ओर से, उनके खेमे की ओर से एक दबाव बन रहा था, अब वो बार्गेनिंग पावर मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के हाथ में चले जाती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों सीटों पर ही राजस्थान में कांग्रेस आगे है। देखिए, बिल्कुल वो तो पहले से ही थी और अब तो और भी मजबूती हो गई है, क्योंकि अशोक गहलोत संगठन के सामने ये कहीं ना कहीं प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान में उनके चेहरे पर मजबूती बहुत ज़्यादा है। और जो उपचुनावों में एक बीजेपी एक कांग्रेस की सीट होती थी, वो दोनों पे परचम लहरा रही है। अभी फिलहाल नतीजे आए नहीं है, हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत अपनी ये पुरजोर कोशिश करेंगे दिखाने की संगठन में कि कलह को दूर करने की कामयाबी उन्हीं के हाथ में है और नेतृत्व उन्हीं के पास रहकर ही राजस्थान में अशोक गहलोत को ही पसंद किया जाएगा। लेकिन एक बात और दिलचस्प मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो बीजेपी विपक्ष जो कोशिश कर रही थी, उसमें वसुंधरा राजे की अब एंट्री पार्टी में हो सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी ये दोनों सीटों पर लूज करती है तो शीर्ष नेतृत्व में ये जरूर मैसेज जा सकता है कि जो लंबे समय से जिस चेहरे को नजरअंदाज राजस्थान में किया गया है, उसी चेहरे को दोबारा से चुनाव में लाना पड़ेगा और वसुंधरा राजे का गुट बीजेपी में एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इस समीकरण से तो फिलहाल ये दोनों चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी भी कि अगर हम बात करें थोड़ी देर पहले की, धारियावाद और वल्लभनगर में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी लंबे मतों से आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मनीष कि जिस तरह से जब अभी यहाँ पर लोकल चुनाव हुए थे, लोकल चुनाव में तो बीजेपी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया था, फिर अपनी एक जो उनकी सीट है वो कैसे वो गंवा रख सकते हैं? देखिए, आप बीजेपी में राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा गुटबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तमाम दावेदार हैं। हर बार एक नया दावेदार आता है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पे वही बीजेपी की तरफ से चेहरा है। और इस बीच अगर वसुंधरा राजे की बात करें, जो लंबे समय से कहीं ना कहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री 2 बार रह ली हैं और बीजेपी की तरफ से एक फायर ब्रांड चेहरा भी माना जाता है, वो फिलहाल इस पूरे सिनेरियो से गायब है। दोनों जो सीटों पर जो उपचुनाव में वसुंधरा राजे एक बार भी नहीं गई दौरे पर, एक बार भी वहां पर प्रचार में नहीं गई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े नेता बीजेपी के वहां पर दौरे पर गए। आपने पॉइंट बताया ना कि वसुंधरा राजे कहीं पर नजर नहीं आई इस उपचुनाव में, हो सकता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अगर ये दोनों सीट गवा देती है बीजेपी, तब शायद उनको एंट्री करवानी पड़ेगी वसुंधरा की। एक बार फिर से नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, आपके पास कुछ अपडेट है? फिलहाल क्या चल रहा है? एक का ही मुकाबला है? बिल्कुल, देखिए कांटे का मुकाबला है। और कुशेश्वर स्थान में जो जेडीयू निर्णायक बढ़त की तरफ थी, वो उनकी बढ़त जो है काफ़ी कम हो गई है। अब सिर्फ 6242 वोट से
जेडीयू के अमन भूषण हजारी अब आगे चल रहे हैं आरजेडी से। करीब 9,500 का फासला हो चुका था, लेकिन फिर ये आंकड़ा घटकर करीब 8,000 पर आया और अब ये आंकड़ा 6,242 पर है। इसलिए कहना कुछ भी मुश्किल है, कांटे का मुकाबला है और ऐसे कई नतीजे हमने देखे हैं जिसमें किस तरह से बाजी पलटती है। तो कुशेश्वर स्थान में भी जेडीयू अभी आश्वस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जो इनका जीत का मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 3 राउंड के नतीजे में मैं देख रहा हूँ लगातार ये फासला और कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि यही सिलसिला आगे भी रहा तो जेडीयू के लिए मुश्किलें यहाँ भी हो सकती हैं। तारापुर में तो वो पीछे चल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी लगातार इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि दोनों सीटें हम जीतेंगे, आज सुबह भी उन्होंने बयान दिया कि दोनों सीटें हम जीत रहे हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि शायद खलबली तो थोड़ी बहुत मची होगी जेडीयू के अंदर कि आखिरकार हो क्या रहा है। और अभी तक जो आप मार्जिन की जिक्र कर रहे हैं कि मार्जिन कम हो रहा है, ये तो और भी चिंताजनक बात है। लेकिन अनुराग ये बात बताइए कि जब वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने इतनी मेहनत की और अच्छी सरकार उन्होंने दी है, उन्होंने अगर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो फिर जो एक सीट जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है जो कि बीजेपी की सीट हुआ करती थी, वहां पर यह बदलाव क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, समीकरण दोनों तरफ बदले हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दो जो सीटें जो कांग्रेस के पास थी, पृथ्वीपुर और दूसरी जोबट, ये दोनों सीटों पर इस वक्त 10वें 13वें राउंड के बाद भाजपा आगे चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वीपुर पर बीजेपी तकरीबन 19,000 वोट लिए हुए और 4,000 वोटों से आगे। ये सीट पर ब्रजेंद्र प्रताप जो ब्रजेंद्र सिंह थे, जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के, उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी। पूरा सिंपैथी वोट जो था वो वहां गया था। वहीं जोबट पर जो कांग्रेस बीजेपी है वो तकरीबन 8,000 वोट से आगे 26,000 वोट पाए। ये भी सिंपैथी वोट वाली सीट थी। ऐसे में इन दो सीटों पर जो मानी जा रही थी कि 31 सालों से जो जोबट की सीट जो कांग्रेस के पाले में आती थी, उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं 8,000 वोटों से आगे यानी कब्जा करने के लिए दिख रही। हालांकि अभी नतीजे आने में देर है, इसलिए कहना कुछ जल्दबाजी होगा, लेकिन इन दो सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वही बात रेगांव, जो बहुत पहले से माना जाता है बीजेपी की गढ़ रही है, सतना और जो रीवा क्षेत्र है वहां की ये सीट है, सत्ता की सीट है। ऐसे में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी में जो शिवराज का जादू है वो रेगांव सीट पर चला है कि नहीं चला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अंतर ज्यादा नहीं है। अभी जो रेगांव सीट पे जो बीजेपी जो जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है, नीतीश का भी ये कहना है कि सस्पेंस बरकरार है, आप भी कह रहे हैं कि सस्पेंस बरकरार है, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आते भी रहे कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि ये भी एक तरह से जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक तो हम बोल नहीं सकते आखिरकार कौन जीता है, तब तक हम कह सकते हैं कि मुकाबला जारी है दोनों में। और शायद यही वजह कि इलेक्शन कमीशन की ओर से एक हम कह सकते हैं एडवाइजरी दी गई है कि जब तक इलेक्शन कमीशन की ओर से रिजल्ट घोषित ना हो तब तक कोई भी विजय जुलूस ना निकाला जाए, ये हिदायत दी गई इलेक्शन कमीशन की ओर से। और एक इंटरेस्टिंग चार्ज आपको बता दें, तेलंगाना में जो एक सिंदगी सीट है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर टीआरएस और बीजेपी के बीच जो कांटे की टक्कर हो रही है, और अगर कहीं पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर पाती है तो यह वाकई में साउथ में बीजेपी लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि जिस तरह से हमने लोकल चुनाव में देखे थे तेलंगाना में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद से बीजेपी को काफी आस है कि वो साउथ में खासतौर पर कर्नाटक के बाद तेलंगाना में पांव जमा सकती है। और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। एक विधानसभा सीट हजूराबाद पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट 1825 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। हजूराबाद में दूसरे नंबर पर टीआरएस चल रही है और बीजेपी उम्मीदवार अगर बाजी मार लेते हैं तो इससे बड़ा उलटफेर माना जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।